हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, वेट टू योर हार्ट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर विंग और वांगची को देखते हैं। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा एकदम से झगड़ा होता है और वांगची विंग पर चिल्ला पड़ता है, विंग तुम्हें होश भी है, तुम आखिर क्या ही कर रहे हो। विंग बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैं अपने आप को सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वांगची बोलता है मैंने कहा है ये सब करने के लिए, जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों में नहीं। ये सब पागलपन अपना बंद करो। विंग बोलता है तुम्हें मेरी चीज़ें, मेरा प्यार, मेरी सारी चीज़ें पागलपन कैसे लग सकती हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता है क्या। वांगची बोलता है विंग, हमारे बीच एज गैप का भी तुम्हें होश है कि नहीं है। विंग बोलता है हम हस्बैंड्स हैं और एज अ हस्बैंड मेरा तुम पर हक है और तुम्हारा मुझ पर। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता है क्या हर चीज़ में विंग 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 करे जा रहे हो। हद है तुमसे वांगची, मैंने कितनी मेहनत करी थी आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए। सोचा था कि शायद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन तुमने एक्सेप्ट तो दूर, तुमने मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करना तक नहीं समझा कि हाँ आखिर मैंने कितनी मेहनत करी है। वांगची बोलता है विंग ये चीज़ सही नहीं है। विंग बोलता है और चीज़ें कहाँ तक सही नहीं होंगी, हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वांगची बोलता है विंग मैंने कहा था ना, बस मुझे 1 साल का टाइम दो, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें आज़ादी कर दूँगा, तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, तुम आज़ाद रहोगे और अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकते हो जैसे कि तुम जीना चाहोगे। विंग बोलता है और मैंने कहा था हिम्मत भी मत कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूँगा। लगता है तुमने मेरी बातों को भी मजाक में लिया था। मिस्टर लान वांगशी, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वांगशी बोलता है तुम कंफ्यूज हो, तुमने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करी थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विंग बोलता है मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स है, तुम कैसे इस पर सवाल उठा सकते हो। तुम्हें क्या पता मुझे तुमसे मोहब्बत है कि नहीं है, तुम होते कौन हो मेरी फीलिंग्स पर सवाल उठाने वाले। तुम्हें कोई हक नहीं है इन्हें फेक बताने का, इन्हें तरस बताने का। मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छे से पता है। और विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वांगची काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वांगची उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन विंग उसे हाथ से इशारा करता है कि बस यहीं रुक जाओ, बहुत हो गया। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, तुमने आज मेरा पूरा दिन ख़राब कर डाला, मैंने कितनी मेहनत करी थी, सोचा था चीज़ें कितनी हसीन होंगी। वांगची बोलता है पर विंग ये सही नहीं है। विंग बोलता है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, बस स्टार्टिंग से तुम यही बोलते आए हो, तो फिर सही क्या है। शायद तकदीर का मिलाना ही हमें सही हो, लेकिन तुम्हें तो मिलना ही नहीं है। उसके बाद विंग वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। ये देखने के बाद वांगची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांगची चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है, वह सारा इंतज़ाम देखता है जो कि विंग ने उसके लिए करा था। उसे दिखता है कि विंग खुद को चेंज कर रहा है, उसे दिखता है कि विंग उसकी केयर करता है। उसने उस लड़के को सुधरते हुए देखा है जिसे उसने बिगड़ते हुए देखा था। शादी से पहले उसने विंग का वह आतंकवादी टाइप रूप देखा था कि जो किसी की नहीं सुनता था। उसने देखा था विंग जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, लेकिन उसने कुछ टाइम से विंग को सुधरा हुआ पाया है। वो घर की चीज़ें देखता है, वो स्टडीज़ में दोबारा से ध्यान लगा रहा है, वो वांगची के सारे गुस्से को चुपचाप सहन करता है, वो कहीं ना कहीं घर वालों के ताने भी सुनता है। उसने उल्टे जवाब देना बंद कर दिया, उसने उल्टे काम करना बंद कर दिया। हाउस में चेंजेस आए हैं, वो वांगची की मेडिसिन्स का ध्यान रखता है, वो वांगची के वर्क का ध्यान रखता है, जैसे वो खुद को बदलने का ट्राई कर रहा है। ये चीज़ वांगची को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। विंग में बदली हुई चीज़ें वांगची को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वांगची बस जवाब चाहता था कि आखिर विंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्या विंग इस रिश्ते के साथ और भी नाखुश है। उसे पहले ही पता था कि ये शादी मनमर्जी की तो है नहीं, तो शायद विंग इस रिश्ते में दुखी है। लेकिन जब उसने विंग से ये कहा था कि उसे 1 साल का वक्त दिया जाए, उसके बाद वह सब कुछ ठीक कर देगा और विंग को तलाक दे देगा, तो ये सुनने के बाद विंग उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। विंग बोलता है चिल्लाते हुए हिम्मत भी मत कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगा मिस्टर लान वांगची, और मेरी इस बात को ध्यान रख लेना। और आज भी विंग उसे यही बात कह कर गया है। वांगची बोलता है क्यों। आज विंग ने डायरेक्टली उससे कन्फेस कर दिया कि वह वांगची को पसंद करता है, जिसे देखने के बाद वांगची बिल्कुल हैरान हो जाता है। वांगची सोचता है क्या, लेकिन क्यों, क्या ये सही है। वांगची के दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वांगची उसे डायरेक्ट रिजेक्ट करना चाहता था, लेकिन वांगची की हाँ करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इवन विंग उसका हस्बैंड है। वांगची और विंग में लगभग 10 साल का अंतर है।
वांगची ने हमेशा पहले विंग को बच्चे की नज़र से देखा था। उसे लगता था विंग एक छोटा बच्चा है जो ज़िद्दी है, जिसमें पागलपन है, जो बिगड़ा हुआ है, जिसे किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अपनी मनमानी करना पसंद है। वो विंग से बहुत किलसता था। उसका डिसिप्लिन ना होना उसे बहुत किलसाता था। उसका रेबेलियस नेचर होना उसे किलसाता था। उसका किसी की बात ना सुनना किलसाता था। लेकिन अब वह विंग में चेंजेस नोटिस कर रहा है। जिस लाइक विंग एक मैच्योर पर्सन में चेंज हो चुका है। अब उसे ये चीज़ भी अजीब लगती है। उसे उससे ज़्यादा ये चीज़ अजीब लग रही है। उसे अपने हस्बैंड के लिए ही फीलिंग आ रही है। जैसे शादी के बाद भी वह बच्चा ही समझ रहा था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और आज हैरानी कि विंग ने साफ साफ से कन्फेस कर दिया। वांगची और विंग की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन ये शादी से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। और वो शादी होने के रीज़न में भी कहीं ना कहीं विंग ही शामिल था। विंग ने उस वक्त ज़िद करी थी कि उसे मेला देखने जाना है, जबकि उसके पेरेंट्स इस चीज़ को मना कर रहे थे। उसके ब्रदर ने बोला था तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रहना वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा अगर तुम ज़बरदस्ती गए। लेकिन विंग उस वक्त ज़िद कर रहा था, जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। और वह अपनी ग्रैंड मदर के पीछे पड़ ही गया था। माँ, आप तो मुझे जाने की इजाज़त दे दीजिए ना प्लीज़। और वह उनके सामने इतने तरह तरह के मुंह बनाता है कि भाई कोई इस पर्सन को कैसे मना कर सकता है, क्योंकि उनके दिल पर खुद छुरियाँ चलेंगी अगर वह इस पर्सन को रेसिस्ट करेगा। इसके बाद भी इनको जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन चुपचाप। वह बोलते हैं 8 बजे से पहले तुम घर पर आ जाना। विंग बोलता है इतना कम टाइम। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है अगर घर पर बाकी सब आ गए ना और उनको पता चल गया कि तुम गए हो तो तुम्हारी टांगें सच्ची में तोड़ दी जाएंगी। विंग मुंह बनाते क्या आप भी मेरी टांगें तोड़वाना चाह रहे हो। वह बोलती हैं अगर वो तोड़ना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, हरकतें तुम्हारी ऐसी होती हैं। इसके बाद विंग वहाँ पर चला जाता है। विंग ने बताया था कि उसके फ्रेंड्स भी आएंगे। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि उनसे दूरियाँ मत करना। विंग उन्हीं के साथ घूम रहा होता है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोरियत फील करने लगता है। विंग उनसे अलग हो जाता है। विंग बोलता है आप लोग यहाँ देखो, मैं वहाँ देख कर आता हूँ। और ऐसा करने के बाद वह एक घोड़े वाले के पास चला जाता है जो वहाँ पर राइड्स करा रहा था। विंग पूछता है कि क्या वह इस पर राइड कर सकता है। वह कहते हैं क्या तुम्हें आता भी है। विंग इतने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर करता है हाँ हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, जबकि उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। उसके बाद भी विंग इतने कॉन्फिडेंटली आंसर करता है कि इस पर्सन को यकीन हो जाता है कि हाँ भाई इस पर्सन को घोड़ा चलाना तो आता ही है। और विंग उस पर बैठ जाता है और पता नहीं वो कैसे उसे करता है। पहले वो गिरने वाला होता है, किसी तरह खुद को संभाल लेता है और संभाल भी लेता है। उसका लक अच्छा होता है कि शुक्र है वो नहीं गिरा, उसको चोटें नहीं लगी। लेकिन पता नहीं वो घोड़े को ही कहाँ ले जाता है। वो बेचारा घोड़े वाला उनके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। विंग चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ। और फिर किसी तरह विंग घोड़ी को संभाल लेते हुए घोड़ा रुक जाता है, लेकिन इसमें विंग की हालत ख़राब हो जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो घोड़े वाला वहाँ पर आता है, यह आपने क्या करा, आपने क्यों झूठ बोला। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो। वो बोलता है आपका लक अच्छा है कि आप इस घोड़े पे से नहीं गिरे, वरना आप गिरते और आपकी हड्डी पड्डी टूटती तो घर वालों को मुझे जवाब देना पड़ता आपके। उनका बेटा तो उग्रवादी बनकर बैठ गया घोड़े पर। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो। वह बोलता है आपके माफ़ करने से आपकी गलतियाँ छिप नहीं जाएंगी जो आपने करा। अवीन के पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं था। अवीन देखता है कि वो मेले से थोड़ा दूर आ चुका है क्योंकि घोड़ा उसे यहाँ पर ले आया है। विंग बोलता है ये क्या हो गया। विंग बोलता है लेकिन मुझे तो वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं पता। वह घोड़े वाला अपने सर में हाथ मारता है। वह सोचता है कि मैं क्या ही बोलूँ, आप जैसे बच्चों का क्या ही करा जा सकता है। उसके बाद विंग बोलता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ तक वापस ले जाओ, मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है। विंग वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसे उस जगह पर कोई नहीं दिखाई देता। विंग कॉल करने का ट्राई करता है कि आखिर उसके दोस्त कहाँ गए, तो उसे पता चलता है कि शायद वो तो जा चुके हैं उसे छोड़कर। विंग सर में हाथ मारता है। उसका फ्रेंड बोलता है ओ जनाब, हम आपको आधे घंटे से ढूंढ रहे थे, हमें लगा कि तुम घर जा चुके हो या तुम्हारी ग्रैंड मदर ने कॉल कर लिया। इस चक्कर में हम भी फिर घर आ गए। विंग बोलता है तुम मुझे कॉल तो कर लेते। वह बोलता है हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम्ही ने नहीं उठाया, इसलिए हम तुम्हें मैसेज छोड़कर आ गए। अब विंग को समझ नहीं आता कि आखिर वह घर कैसे जाएगा, क्योंकि वह आया भी इन्हीं के साथ था, जाने का उसे नहीं पता। अब विंग अपने भाई को कॉल करता है क्योंकि जब उसे कुछ नहीं सोचता, अब उसे पता है कि उसे डांट पड़ेगी, बट वो क्या ही कर सकता है। विंग जियांग चेंग को कॉल करता है। जियांग चेंग कॉल को उठाता है कि इस वक्त कैसे कॉल आया। जियांग चेंग बोलता है हाँ बोलो आफत, क्या काम कर दिया अब तुमने। विंग बोलता है हे तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। जियांग चेंग बोलता है बिना कुछ कांड करे तो तुम मुझे कॉल करने से रहे, अब बोलो क्या हुआ है। विंग बोलता है वो एक्चुअली। जियांग चेंग बोलता है वो एक्चुअली क्या। विंग बोलता है कुछ नहीं। जियांग चेंग बोलता है बोल रहे हो या यहीं तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ। विंग बोलते क्या हमेशा तुम्हारे दिमाग में मेरी टांगें तोड़ने का ही ख्याल आता है।
जियांगशेंग बोलता है तुम्हारे कारनामे ऐसे होते हैं। विंग बोलता है मैं मेले में आया था। जियांगशेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसे बहुत तेज उसके गुस्सा आता है। जियांगशेंग बोलता है विंग। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बस दोस्तों के साथ आ गया था। जियांगशेंग बोलता है और अब वो दोस्त कहाँ हैं? विंग बोलता है वो अपने घर जा चुके हैं। जियांगशेंग अपने सर में हाथ मारता है, वो लोग घर जा चुके हैं और तुम्हें अकेला छोड़कर। विंग बोलता है उनकी कोई गलती नहीं है। जियांगशेंग बोलता है हाँ उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने दोस्ती ही ऐसे ऐसे लोगों से कर रखी है और जब तुमसे कहा था कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों गए? विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो ना यार। जियांगशेंग बोलता है माफ़ कर दूँ? तुम्हें पता है कि मैं कितनी अर्जेंट मीटिंग में हूँ और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे अपना काम छोड़ना पड़ता है। विंग बोलता है लेकिन मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता। जियांगशेंग बोलता है टैक्सी करो और घर आ जाओ। विंग बोलता है प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ ना, प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं आना। तभी वहाँ पर वांगशी बैठा होता है जियांगशेंग के पास। वांगशी पूछता है कि आखिर क्या ही बात हुई। जियांगशेंग उसे सारी बात बताता है कि ये मेरा नालायक भाई है, उसने ऐसी 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 हरकतें की हैं। वांगशी बोलता है तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो, वो भी बच्चा है। जियांगशेंग बोलता है बस बच्चा 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 कर करके वो 19 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जाता है, जो चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अगर घर वाले मुझे ना रोके ना, मैं सच्ची में उसकी टांगें तोड़ दूँ, ये चमड़े की बैग से उसकी चमड़ी उधेड़ दूँ। वांगशी बोलता है अपने गुस्से को ज़रा शांत करा करो, तुम्हारा बस नहीं चलता वरना तुम सारी गोलियां उसके सीने में उतार दो। जियांगशेंग बोलता है नाइस आइडिया, कम से कम मुझे उस आफत से छुटकारा तो मिलेगा। वांगशी बोलता है सीरियसली जियांगशेंग वो तुम्हारा भाई है। जियांगशेंग बोलता है हाँ सीरियसली वांगशी वो मेरा भाई है, वो बस इसीलिए बचा हुआ है, वरना जितना उसने मुझे कल सारे खाए ना, उसे ऊपर पहुँचाने में मुझे वक्त ना लगे। भगवान करे अगले जन्म मुझे एक ढंग का भाई दे। इसके बाद जियांगशेंग बोलता है चलो अब मुझे उस आफत को लेने जाना है। वांगशी बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। जियांगशेंग बोलता है क्या तुम श्योर हो? वांगशी बोलता है वैसे भी हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, अब तुम चले जाओगे मेरा अकेले कोई मूड नहीं है ये सारी चीज़ें संभालने का, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जियांगशेंग बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी। अब वैसे वांगशी को कोई दिक्कत नहीं है विंग से, लेकिन विंग के नेचर से उसे इतना दिक्कत है कि उसकी वजह से बाकी सबको प्रॉब्लम होती है, जैसे इस वक्त जियांगशेंग को प्रॉब्लम हो रही है। तो वांगशी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वांगशी हमेशा एक डिसिप्लिन स्टूडेंट रहा है, एक डिसिप्लिन चाइल्ड रहा है, उसने कभी अपने बड़ों को कोई आफत नहीं दी। लेकिन विंग हमेशा हर तीसरे दिन कुछ नया कारनामा करता है और सबके सर में दर्द करता है, जो चीज़ वांगशी को पसंद नहीं आती कि उसकी वजह से बाकी सब परेशान होते हैं। सबको पता है कि विंग एक चलती फिरती आफत है। इसके बाद ये दोनों विंग को लेने चले जाते हैं। विंग वहीं मेले में होता है और जब ये दोनों कार से उतरते हैं विंग इनके पास आते हुए डर लगता है। विंग सोचता है हाय मेरा क्या होगा। पहले उसकी नज़र जियांगशेंग पर जाती है, उसके बाद वांगशी पर जाती है। अब विंग को ऐसा लग रहा था दो दो शिकारी उसका शिकार करने के लिए खड़े हैं। पहले जियांगशेंग कम था कि जियांगशेंग अपने साथ वांगशी को भी ले आया। अब विंग इतना डर रहा होता है लेकिन वो क्या ही करे, उसका ज़िद्दीपना उसे यहाँ तक ले आया। अब की बार उसे पता है कि उसकी गलती है, लेकिन उसकी तो हर बार होती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद वह अपने आप को चिल करता है, देखा जाएगा जो होगा, और जियांगशेंग और वांगशी के पास जाता है। जैसे उनके पास जाता है जियांगशेंग उसका कान पकड़कर खींच लेता है। यू ब्रैट तुम कभी नहीं सुधरोगे। विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दो। जियांगशेंग बोलता है कब तक, ज़रा मुझे ये बताना तुम्हें कब तक माफ़ी चाहिए, और तुम्हारी माफ़ी का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि तुम 1 घंटे बाद ही भूल जाते हो कि तुमने क्या करा और फिर नए कारस्तानी कर कर आते हो। विंग बोलता है जियांगशेंग लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूँ ना, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं ना। जियांगशेंग बोलता है कौन सा बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें करता है और अब तुम बच्चे नहीं रहे। विंग बोलता है जियांगशेंग मेरा कान दर्द कर रहा है। जियांगशेंग बोलता है अच्छा तुम्हारा सिर्फ कान दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है तुम्हारी हरकतों की वजह से। विंग बोलता है जियांगशेंग माफ़ करो ना, और उसकी आंखों में आंसू आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वांगजी इस चीज़ को देख रहा होता है और वांगजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कि उससे विंग के आंसू नहीं देखे जाते। वांगजी बोलता है आचेंग उसे जाने दो। जियांगशेंग बोलता है तुम बोल रहे हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा मन नहीं कर रहा इसे छोड़ने का। इसको मैंने मना करा था यहाँ आने के लिए, अब देखो फिर भी यहाँ आ गया। विंग बोलता है जियांगशेंग मैं बच्चा हूँ और बच्चों को इस सारी चीज़ों का मन करता है, तुम जैसा खड़ूस इंसान नहीं हूँ मैं। जियांगशेंग बोलता क्या कहा तुमने, मुझे खड़ूस कहा, और वह दोबारा से विंग का कान पकड़कर खींचता है। विंग फिर से चिल्लाता है। वांगशी बोलता है आचेंग उसे छोड़ दो, और जियांगशेंग उसे दोबारा छोड़ता है और इस बार विंग वांगशी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग बोलता है वांगशी गगा प्लीज़ इस राक्षस से मुझे बचा लो, प्लीज़ इस दैत्य दानव कितना बुरा इंसान है, इसने 2 बार मेरे कान पकड़ कर खींचे हैं, प्लीज़ आप इन्हें मेरी तरफ से सज़ा दोगे ना। और वह अपनी आइज़ को पपी आइज़ में चेंज कर लेता है कि जस्ट लाइक वो वांगजी को चाह रहा हो कि प्लीज़ आप आचेंग को पनिश कीजिए ना।
जियांग चेंग गलत है। इवन तो यहाँ पर वो गलत था, लेकिन वह अपनी इनोसेंट फेस का फ़ायदा उठा रहा था। अब वांग ची अपने सर में हाथ मारते वो किसकी साइड ले? उसका दोस्त सही है, लेकिन बीइंग उसके सामने बेबी बना हुआ है, उसकी आंखें देखकर कोई रेसिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जियांग चेंग सही है। अब वांग ची को कुछ समझ नहीं आता, वांग ची साइड हो जाता, दोनों भाई अपना अपना देख लो। ये देखने के बाद विंग फिर से मुंह बनाता है। विंग बोलता है, गगा आप कितने गद्दार हो। जियांग चेंग बोलता है, वांग ची का पीछा छोड़ो और कार में बैठो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगें सच्चे में तोड़ दूं और तुम घर से बाहर निकलने लायक ना रहो। विंग किलसता है, क्या जब देखो यही धमकी दिए जाते हो। जियांग चेंग बोलता है, शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ धमकी देता हूँ, वरना मेरे इरादे होते कि मैं इस काम को कर भी दूँ, लेकिन मैं रुक जाता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। पता नहीं कौन से जन्म का पाप है ये। विंग बोलता है, हे इसको पुण्य कहा जाता है। जियांग चेंग बोलता है, पुण्य में तुम जैसा राक्षस शैतान नहीं मिलता। विंग बोलता है, मैं एक इनोसेंट सा एंजल हूँ। जियांग चेंग बोलता है, तुम फॉलन एंजल हो। और इसके बाद इन दोनों की यही बिकरिंग होती रहती है और वांग ची के सर में दर्द होता है। वांग ची बोलता है, क्या तुम दोनों कार में बैठने का कष्ट करोगे? और फाइनली ये लोग कार में बैठ जाते हैं। अब कार में बैठने के बाद भी जियांग चेंग का मन तो कर रहा था कि विंग को बहुत बुरी तरह से सुनाया जाए, लेकिन वांग ची से कंट्रोल करता है। आज चेंग अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। जियांग चेंग बोलता है, अगर ये आफत तुम्हें मिली होती ना, ये तुम्हारा भाई होता, जब तुम्हें पता चलता कि इसके साथ क्या करने के इरादे करते हैं। उसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं कि एक जंगल के रास्ते से निकलते हैं और वहाँ पर सडनली इनकी कार ख़राब हो जाती है। अब जियांग चेंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या कार को भी यही ख़राब होना था, इसी रास्ते पर ख़राब होना था और कुछ नहीं होना था। अब इससे बुरा और ज़्यादा क्या ही हो सकता है। अब जियांग चेंग फिर से विंग की तरफ गुस्से में देखता है, लेकिन वांग ची से फिर से रोक लेता है। जियांग चेंग गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब जियांग चेंग और वांग ची कार से उतरते हैं, दोनों कार को चेक करते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। जियांग चेंग बोलता है, शायद इसमें कोई दिक्कत है, जंगल के ख़त्म होने पे शायद कुछ दुकानें हैं, मैं वहाँ से देखता हूँ कि मुझे कोई हेल्प मिलती है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वे लोग ट्राई कर रहे थे, अब वे क्या ही करें उन्हें समझ नहीं आता। जियांग चेंग बोलता है, वांग ची तुम विंग के साथ रुको, मैं कुछ मदद का इंतज़ाम कर कर आता हूँ। और जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। इतने में ही कार से विंग भी उतर कर आ जाता है। वांग ची बोलता है, वापस कार में बैठो। विंग मुँह बनाता है, मैं नहीं बैठ रहा। वांग ची बोलता है, कार में बैठो। विंग बोलता है, गगा मैं नहीं बैठूंगा। वांग ची बोलता है, विंग तुम क्यों ज़िद कर रहे हो? विंग बोलता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा अंदर। वांग ची बोलता है, अपना ये ड्रामा ख़त्म करोगे? क्या यहाँ हर चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से चलेगी? तुम्हारा मन है या नहीं है? कार में बैठो, ये चीज़ सेफ़ नहीं है और दिखता नहीं है कि हमारी कार कहाँ ख़राब हुई है। विंग बोलता है, गगा आप भी तो बाहर हो। और इतने में ही वांग ची उससे आगे कुछ कह पाता, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वे उन लोगों से घिर जाते हैं और उनके पास गन्स होती हैं। वो लोग उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। 2 पर्सन आते हैं, वांग शी और विंग के फोरहेड पर गन को लगाते हैं। वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि दागे इस इंसान को ज़रूर ले चलते हैं, ये छोटे वाला इंसान ज़्यादा क्यूट लग रहा है, एक बेबी बॉय, हमारा मास्टर बड़ा खुश हो जाएगा इसे देखने के बाद। विंग बोलता है, नो प्लीज़, बिल्कुल नहीं। और वह उस मोमेंट को कर्ज कर रहा था जिस मोमेंट उसने फेयर में जाने की हिम्मत करी थी। वांग शी बोलता है, उससे दूर रहो। वह पर्सन बोलता है, तुम्हें बड़ी तड़प हो रही है इसको ले जाने के। इतने में ही वांग ची उस पर्सन की गन को पकड़ लेता है जिसने वांग ची के फोरहेड पर ही लगा रखी होती है और उससे गन छीन कर उसकी तरफ कर लेता है। वांग ची उस गन को उस पर्सन की तरफ करता है और उससे बोलता है कि उसे छोड़ दो, अदरवाइज़ मैं इन्हें शूट कर दूंगा। वह लोग हवा में गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से एक गोली एकदम से वांग ची के पैर में लग जाती है। वांग ची झुकता है और दर्द में चिल्लाता है और वह लोग देखते हैं कि उनका काम हो गया है। वह जल्दी से वहाँ से अपने पर्सन को उठाते हैं और वह सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। दिस मोमेंट से विंग वांग ची को देख रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वांग ची के पैर में गोली लग जाती है। वांग ची दर्द में होता है। वांग ची बोलता है, विंग जियांग चेंग को कॉल करो। विंग बोलता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। विंग रोना स्टार्ट कर देता है। विंग बोलता है, ये सब मेरी गलती है। वांग ची बोलता है, विंग शांत हो जाओ, इस वक्त शांत होने की ज़रूरत है। इतने में ही वो लोग वहाँ पर एक टैक्सी को आते हुए देखते हैं। इससे पहले कि वो उसे मदद के लिए रोक पाते हुए देखते हैं कि वो टैक्सी खुद उनके पास आकर रुकती है। इतने में ही जियांग चेंग उस टैक्सी से उतरता है। जियांग चेंग एकदम डर जाता है कि आखिर ये क्या हो गया है। जियांग चेंग पूछता है, क्या हुआ? वांग शी बोलता है, पहले मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, इससे पहले कि बुलेट का पॉइजन मेरे शरीर में फैल जाए। हम तुम्हें रास्ते में सारी चीज़ें बताएंगे कि आखिर क्या हुआ।
उसके बाद जियांग चैंग टैक्सी ड्राइवर की हेल्प से वांगजी को टैक्सी में बैठाता है। विंग रोते रोते सारी चीज़ें बता रहा होता है। जियांग चैंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। वांगजी बोलता है, तुम पागल हो, तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ पे डकैत्स घूमते रहते हैं और लोगों को लूटते रहते हैं, आपको यहाँ संभल कर आना चाहिए, ये रास्ता सही नहीं है। जल्दी वे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वांगजी को सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर जियांग चैंग ने विंग से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उसके ओकेशनली ग्लेयर्स विंग को वैसे ही डरा रहे थे। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्या होगा। जियांग चैंग के गुस्से से भी डर रहा था, बाकी सबके गुस्से से भी डर रहा था कि आखिर क्या ही चीज़ होगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं। वांगजी की मदर बहुत बुरी तरह से रो रही थी, उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़े टाइम बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, सभी लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। वह लोग पूछते हैं कि आखिरकार अब वांगजी कैसा है। डॉक्टर बोलते हैं वो ठीक है, पर इसके बाद वे पूछते हैं पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं उनकी नी पर बुलेट लगी है, जिसकी वजह से उनकी पैटेलर बोन बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। तो ये कहना मुश्किल है कि उनका लेफ़्ट लेग पूरी तरह से हील हो जाएगा और वह पूरी तरह से प्रॉपर्ली वॉक कर पाएंगे। जिसके सुनने के बाद वांगजी की मदर तो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं कि आखिर उन्हें क्या ही सुनने को मिल रहा है। जब वांगजी की मदर को होश आता है, उन्हें विंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह बोलती है कि उन्हें नहीं पता कि वह अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उस इंसान को कभी माफ़ कर भी पाएंगी या नहीं। सभी लोग विंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि इस बार उन्हें लग रहा था कि विंग ने जो गलती करी है वह बहुत बड़ी गलती है और उसकी कीमत वांगजी को चुकानी पड़ी है। ना विंग उस मेले में जाता, ना ऐसा कुछ होता, ना वांगजी वहाँ पहुँचता, ना वो उन लोगों से मुलाकात होती, ना उसको गोली लगती, और ऐसा कुछ होता ही नहीं। सभी लोग विंग को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, जो कि विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग को दम घुट रहा था कि आखिर वह सभी लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन विंग को समझ में आता है कि यहाँ पर उसकी गलती भी है। विंग बहुत रो रहा होता है कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। सभी लोग विंग को दोष दे रहे थे, उसकी फैमिली भी उसे ही दोष दे रही थी, वांगजी की फैमिली भी उसी को दोष दे रही थी। उसकी ग्रैंड माँ विंग को समझती थी कि विंग नादान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी जब सभी लोगों ने ठान लिया था कि उन्हें विंग को सज़ा देनी है। ये 2 महीने उसने कैसे गुजारे हैं ये विंग के दिल को पता है। वह हम सब से माफ़ी मांगता है, लेकिन इस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग क्या तुम्हारी माफ़ी वांगजी को हील कर सकती है? क्या वो कर सकती है? क्या उसे प्रॉपर बना सकती है? इन 2 महीने उसने काफ़ी बार ट्राई करा कि वह वांगजी से मिल सके, वो उससे पर्सनली माफ़ी मांगे, लेकिन कोई उसे वांगजी से मिलने ही नहीं दे रहा था। सबका अक्यूजिंग लुक उसे तोड़ रहा था। वह भूल गए कि विंग भी तो एक बच्चा ही था। जियांग चैंग बोलता है, हमेशा कहा है अपने बचकानी हरकतों में कुछ ऐसा ना कर डालना कि किसी को तकलीफ़ हो। अब विंग को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही करे। एक दिन घर पर यहाँ पर सीधा वांगजी की मदर ही आ जाती है। वांगजी की मदर विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा किलस रही होती हैं। उनकी आंखों में मानो नफ़रत दिख रही होती है, जिसे देखने के बाद विंग अपनी पलकें झुका लेता है। उसे नहीं पता कि आखिर उन्हें वे क्या ही कहे। विंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मुझे पता है कि यह सब मेरी गलती है। वह बोलती है, तुम्हारी माफ़ी के चक्कर में क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ज़रा मुझे बताना, क्या तुम्हारी माफ़ी के चक्कर में चीज़ों को सही करा जा सकता है? विंग के पास कोई आंसर नहीं होता। वह बोलती है, अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ ठीक करना है तो वांगजी से शादी कर लो। जिसे सुनने के बाद विंग और वहाँ पर बैठे सारे लोगों को झटका लगता है। वह बोलती है, मेरे वांगजी में एक खोट हो चुका है, जिस खोट के कारण शायद उसे सही रिश्ता ना मिले, और अब विंग को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वांगजी को ज़रूरत है तो ज़रूरत ही सही, हम सफ़र चाहिए तो हम सफ़र ही सही, दोस्त चाहिए तो दोस्त ही सही, अब वो विंग को बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हालत वांगजी की विंग की वजह से हुई है। अब उसे एक अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? ज़रा मुझे बताना। ये चीज़ सुनने के बाद विंग को मानो कभी यकीन ही नहीं होता कि आखिर क्या ही बोल रहे हैं। वैसे भी लोग देखते हैं कि आप क्या बोलना चाह रही हैं, आप होश में हैं? वांगजी की मदर बोलती है, मैं 100% होश में हूँ। वांगजी की यह हालत विंग की वजह से हुई है और अब विंग को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब इसे ही वांगजी से शादी करनी पड़ेगी। इससे पहले कि और कुछ बोल पाता कोई, विंग बोलता है, मैं तैयार हूँ।
ये सुनते ही वांगची की मदर के चेहरे पर खुशी सी आ जाती है। वह बोलती है अपनी बात से पीछे मत हट जाना। वांगची की मदर बोलती हैं अगर अब तुमने यहाँ से पीछे हटने की कोशिश करी तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा कुछ करा या ना करा, तुम्हारी हड्डियाँ मैं खुद तोड़ूंगी। ये सुनते ही जियांग चैंग गुस्से में आ जाता है। जियांग चैंग बोलता है आंटी, वांगची के लॉस के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। विंग शर्मिंदा है बट डजंट मीन कि आप मेरे घर में आकर मेरे ही भाई को धमकाएंगी। वह बोलते क्यों नहीं धमका सकती, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की ये हालत करी है। जियांग चैंग बोलता है विंग ने कभी नहीं चाहता कि वांगची के साथ कुछ ऐसा हो जाए। वांगची की मदर बोलती हैं लेकिन वो गया तुम्हारे साथ था, गया तुम्हारे भाई के लिए था। और विंग इन सभी को शांत करते हुए बोलता है जियांग चैंग शांत हो जाओ, मैं वांगजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह उनकी तरफ देखता है आंटी मैं तैयार हूँ, अगर मेरे ऐसा करने से सबको खुशी मिलती है मैं तैयार हूँ। इसके बाद वांगची की मदर खुश हो जाती है और अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद वह इस चीज़ को बताती है वहाँ कि आखिर वह क्या कर आई है और जाकर वांगची को बोलती है कि मैंने तुम्हारी शादी विंग से तय कर दी है। जिसे सुनने के बाद वांगची को तो झटका लगता है कि आप क्या कर आई हैं। वांगची बोलता है मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ, मेरे लिए वो एक बच्चे की तरह है। वांगची की मदर बोलते वो बच्चा जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में एक खोट पैदा कर दिया है। वांगची बोलता है वो उसकी गलती नहीं थी। वांगची की मदर बोलते हैं हाँ पिछले 2 महीने से थी तुम्हें उसकी गलती दिखाई नहीं दे रही, उसके चक्कर में ये सब हुआ है। वांगची बोलता है वो टाइम गलत था, वो हालात गलत थे, विंग गलत नहीं था। विंग बच्चा है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, उसमें और मुझ में 10 साल का अंतर है। वांगची की मदर बोलती हैं और कैसे नहीं कर सकते। वांगची अपने सर में हाथ मारता है मदर आप समझने का ट्राई करो। वांगची की मदर बोलती है मुझे कुछ नहीं समझना, या तो तुम मुझसे शादी करोगे वरना मेरा मरा मुँह देखोगे। अब यहाँ पर वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगची बोलता है मदर आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो। वांगची की मदर बोलती है मैं सिर्फ बातें ही नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ को करके भी दिखा सकती हूँ और ये बात तुम्हें भी पता है वांगची, मैं बोलती हूँ तो मैं ये कर भी सकती हूँ, या तो चुपचाप विंग से शादी करो वरना मेरा मरा मुँह देखो। अब यहाँ पर वांगची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, उसकी मदर समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है और उसे फाइनली गिव अप करना पड़ता है और उसे विंग से शादी ही करनी पड़ती है। जब इन दोनों की शादी की बात चल ही रही होती है विंग का कज़न शाओ शिनचैन वहाँ पर आता है। शाओ शिनचैन विंग को देख रहा होता है, उसे विंग पर अलग ही गुस्सा आ रहा होता है। विंग बोलता है अब तुम ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो। शाओ शिनचैन बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा पहला प्यार मुझसे दूर जा रहा है। विंग हैरानी से बोलता है शाओ शिनचैन बोलता है वांगजी मेरा पहला प्यार था। विंग बोलता है तो मेरी जगह तुम्हें जो उससे शादी कर लो। शाओ शिनचैन बोलता है मेरा प्यार इतना भी अंधा नहीं है कि मैं किसी लंगड़े से जाके शादी करूं। विंग को ये सुनकर हैरानी होती है कि वह ऐसा कैसे बोल सकता है। शाओ शिनचैन बोलता है वो एक मोस्ट वांटेड बैचलर था जिसे मैं सबके सामने दिखा सकता था, मेरे दोस्तों के सामने तारीफ़ें होती, मेरी फैमिली खुश होती, लेकिन आज मैं उसे क्या दिखाऊं, मुझे मजाक नहीं बनवाना अपने पहले प्यार का सभी के सामने। विंग उसे हैरानी से देखकर उसे बोलना चाहता था कि क्या ये प्यार है भी, आई मीन सीरियसली क्या ये प्यार है भी। वो जब तक सही था, वो जब तक दिखाने के लिए शो पीस की तरह था, तुम्हें वो पसंद था लेकिन अब तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो ये कैसा प्यार है। इसके बाद विंग कोई बहस नहीं करता, उसे इसके बाद से किलस होती है और वह रूम से बाहर आ जाता है। जब वांगजी की मदर ने ये कहा था कि अब अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा, तो विंग को ये सोचकर हैरानी हुई थी कि वांगजी में चाहे कितना ही खोट हो जाए, वांगजी इतना काबिल है कि उसे कोई भी पसंद कर सकता है। लेकिन आज शाओ शिनचैन की बात सुनकर उसे डाउट हो रहा है, जिससे उसे वांगजी की मदर पर यकीन हो रहा है कि इसीलिए ही उन्होंने हार थक कर विंग को ही उसके लिए चुन लिया है। अब इन दोनों की शादी कर दी जाती है। सेलिब्रेशन कुछ खास बड़ा नहीं होता है। अब वांगजी और विंग दोनों ही वांगजी के अपार्टमेंट में रहते हैं। कुछ टाइम वहाँ पर वांगजी के फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, जिनके आसपास होने पर विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, जैसे कि वो सारे लोगों से रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम्हें वांगजी का एक अच्छा हस्बैंड बन के रहना पड़ेगा और ये तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि इवन वह ठीक से खाना भी नहीं खाता। जब डिनर के बाद वो लोग चले जाते हैं तो विंग को वांगजी आवाज़ मारता है। वांगजी बोलता है विंग, विंग बोलता है हाँ जी। वांगजी बोलता है किचन में आओ, और विंग अब किचन में चला जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वांगजी बैठा हुआ है। वांगजी से बैठने का इशारा करता है और विंग की आंखों में कन्फ्यूज़न होती है। वांगजी बोलता है बैठो और खाना खाओ। विंग बोलता है बट मैं खा चुका हूँ। विंग बोलता है तुमने कुछ नहीं खाया।
वांगशी बोलता है तुमने कुछ नहीं खाया, तो मेरी फैमिली के आसपास होने से बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे और उस नर्वसनेस में तुम कुछ भी नहीं खा रहे थे। और ये बात तो सच थी ना। अब विंग थोड़ा सा अच्छा फील करता है कि फाइनली वांगशी ने इस चीज़ को भी नोटिस करा है। इसके बाद विंग तो खाना खाने में लग जाता है और वांगशी अपने फ़ोन में लग जाता है। खाना खाते खाते बार बार विंग वांगशी की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार वांगशी पर जा रही थी और हट ही नहीं रही थी। विंग सोचता है वाह हैंडसम तो है, क्या आँखें हैं, क्या नोज़ है, और फिर ये पिंक लिप्स। और इस हिसाब से वांगजी बार बार अपने चश्मे को ठीक कर रहा था। वाह। और वांगजी सोचता है अमिताभ बुद्धा, ये क्या, लगता है मुझे एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, पर ये मेरे पति हैं, तो मैंने तो कोई गुनाह नहीं करा है, इन्हें जी भर के देखना तो मेरा हक है। अब कुछ दिन तक वांगशी और विंग के बीच चीज़ें बड़ी साइलेंटली रहती हैं। इसके बीच विंग भी थोड़ा सा साइलेंट रहता है और अपने आप को संभालने का ट्राई करता है कि वह कुछ गलती ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन जब भी विंग वांगशी को लिम्पिंग करते हुए चलते हुए देखता है, उसे वही अनफॉर्चुनेट डे याद आता है कि उसकी वजह से वांगजी के साथ क्या हो गया था, और उसके सीने में फिर से गिल्ट बार बार आ जाता है, जिसको वह चाहकर भी अपने दिल से नहीं हटा सकता, क्योंकि वह उस चीज़ को नहीं बदल सकता। इसके बाद वांगजी विंग से बोलता है कि उसे कुछ बात करनी है, उसके स्टडी रूम में आ जाए। विंग उसके रूम में जाता है। वांगजी वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। वांगजी उसे बैठने का इशारा करता है। विंग बोलता है आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। वांगशी बोलता है हाँ। विंग, हमारी चीज़ें ऐसे ही चल सकती हैं जैसे शादी से पहले चल रही थी। तुम्हें अपने आप को किसी चीज़ के लिए कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से पहले की तरह जी सकते हो और सब कुछ पहले की तरह ही रह सकता है। बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। विंग हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वह देखता है कि शायद वांगजी को कुछ और भी बोलना है। वह उसके बोलने का इंतज़ार करता है। वांगशी बोलता है विंग, मुझे बस 1 साल का समय दो। जैसे ही सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा और फिर तुम अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकते हो। तुम आज़ाद हो जाओगे, जैसे चाहो तुम वैसे रहोगे। तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही विंग को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है कि इसके कहने का क्या ही मतलब है। विंग चिल्ला पड़ता है मिस्टर लान वांगजी, आप अपने आप को समझते क्या हो? जब मर्जी शादी कर लो, जब मर्जी डाइवोर्स दे दो। वांगशी बोलता है नहीं, लेकिन तुम ज़बरदस्ती इस रिश्ते में। विंग, आपको पता है मैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रुक रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से रुक रहा हूँ? आप होते कौन मुझे डाइवोर्स देने वाले? वांगशी बोलता है विंग, तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है और आपको ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वांगशी बोलता है तुमने तरस खाकर मुझसे शादी करी है, तुम्हें इस रिश्ते में तरस आकर रहने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है ओह हेलो मिस्टर लान वांगजी, आप अपने आप को समझते क्या हो? मैं आपको ऐसा तो कुछ करने नहीं दूंगा, और अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी ना, आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और विंग वहाँ से चिल्लाते हुए गुस्से में भागते हुए बाहर जाता है रूम की, जिसे देख कर वांगशी हैरान हो जाते, इसमें कौन सा भूचाल आ गया भाई, और ये क्या था कि भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा। वांगजी सोचता है कि वह शादी को ही कहीं ना कहीं रोक देना चाहता था, लेकिन उसकी मदर ने उसके सामने सिचुएशन ही नहीं छोड़ी थी कि वह शादी को रोक सके। उसे विंग से शादी करनी पड़ी, उस बच्चे से शादी करनी पड़ी जो उसके सामने बच्चा था, 10 साल छोटा है। शादी के बाद भी वांगजी से बच्चे की तरह ही देख रहा था। उसने देखा है कि इन 2-3 दिन विंग कितना साइलेंट हो चुका है। उसे लग रहा था कि विंग ज़बरदस्ती यहाँ शादी में टिक रहा है और वो खुश नहीं है। इसीलिए बस वांगजी से रिमाइंड कराना चाहता था कि बस 1 साल रुक जाए, उसके बाद वह उसे तलाक दे देगा और उसके बाद विंग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। विंग उस पर किलसा, उस पर गुस्सा करा और उस पर चिढ़कर चला गया। अब वांगजी कुछ काम कर रहा होता है, वो अपनी मील को लगभग स्किप ही कर देता है। वांगजी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है। इतने में ही विंग अंदर एंट्री करता है। विंग उसके लिए मील लेकर आया था, जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, और तुम कॉलेज नहीं गए? विंग बोलता है नहीं, वो एक्चुअली, वांगशी अपनी आईब्रो ऊपर करता है, चल क्या रहा है दिमाग में? विंग बोलते हैं वो मैं पोस्ट मैरिज इफेक्ट से घूम रहा हूँ ना, तो भाई मुझे अलग अलग चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो इसीलिए मैं नहीं गया, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। वांगशी बस लाइक ये पोस्ट मैरिज इफेक्ट क्या होता है? विंग बोलता है तुम ना जूझो, मैं तो जूझ रहा हूँ ना उससे, मैं नहीं जा रहा अभी कॉलेज। अब वांगशी बोलता है तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? विंग बोलता है इतना सॉलिड रीज़न तो दिया है ना तुम्हें, पोस्ट मैरिज इफेक्ट। वांगशी बोलता है ये पागल इंसान है क्या, किसी कैसे रीज़न देता है? इसके बाद वांगशी बोलता है और तुम यहाँ इस खाने के साथ क्या कर रहे हो?
विंग बोलता है तुमने खाना नहीं खाया। वांगशी बोलता है क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ। विंग बोलता है काम को साइड में रखो और खाना खाओ। अब ये सुनते ही वांगशी को गुस्सा आता है। वांगशी बोलता है तुम होते कौन हो। विंग बोलता है तुम्हारा हस्बैंड। वांगशी बोलता है मुझे नहीं पसंद मेरे स्केड्यूल में कोई भी आकर अपनी टांग अड़ाए। विंग बोलता है मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो माय डियर हस्बैंड पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है। तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है सारी चीज़ें टाइम से होनी चाहिए। वांगशी बोलता है मुझे अभी नहीं खाना, मुझे काम करना है। विंग बोलता है काम काम काम, बस तुम्हें वही दिखाई देता है। तुम खाना खाकर दवाइयाँ ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो कि मैं जाके तुम्हारी मदर से कंप्लेंट करूँ, फिर वही तुम्हें बताएंगी। ये सुनने के बाद वांगशी हैरान हो जाता है क्यों। विंग बोलता है फिर मैं जाकर उन्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, तुम्हारे डॉक्टर ने कैसे कैसे कहा है कि तुम्हें सारी चीज़ें कैसे लेनी है और तुम कितने केयरलेस बन रहे हो खुद के मामले में, फिर वो तुम्हें बताएंगी। फिर जो तुम्हें कान पकड़कर जो तुम्हें मुर्गा बनाएंगी ना बेटा, जब मज़ा आएगा। वांगशी बोलता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। विंग बोलता है जी नहीं, मैं उस चीज़ कर भी सकता हूँ, मैं बस आपको प्यार से समझा रहा हूँ, ये तो प्यार से मान लो, वरना मेरे पास अपने तरीके हैं। मैं आपके डॉक्टर से मिल चुका हूँ और उन्होंने कहा है कि आपको सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है। वांगशी हैरान होता है तुम मेरे डॉक्टर से मिले हो, लेकिन क्यों। विंग बोलता है क्यों का क्यों, आप मेरे हस्बैंड हो और एज अ हस्बैंड मुझे भी आपकी केयर करनी चाहिए। वांगशी बोलता है मुझे ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है एक तो मैं केयर कर रहा हूँ, ऊपर से मुँह बनाए जा रहे हो, अभी दिक्कत क्या है तुम्हारी। वांगशी बोलता है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। विंग बोलता है क्योंकि आप किसी मैच्योर मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, आप किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, और जैसे बिहेव करोगे वैसे ही आपकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। और फाइनली वांगशी विंग के आगे हार मानता है और अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और खाना खाने के बाद वह अपनी मेडिसिन भी लेता है। और अब वांगशी धीरे धीरे इन चीज़ों में नोटिस करता है कि विंग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, उसके खाने का, उसकी मेडिसिन का, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है इस चीज़ का, और वो अपनी शरारतें भी नहीं कर रहा है। उसने इन दिनों कुछ भी आड़ी तिरछी हरकतें नहीं करी हैं जिससे उसे या किसी और को प्रॉब्लम हो सके। विंग वांगची के डॉक्टर से भी मिल जाता है और उनके डॉक्टर से मिलने पर विंग को पता चलता है कि वांगची के ठीक होने के 13% चांसेस हैं। जिसे सुनने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह दिल में ठान लेता है कि वह वांगची का पूरा पूरा ध्यान रखेगा और वह उसे स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो करवाएगा जिससे कि वांगची जल्दी ठीक हो सके। और वह धीरे धीरे वांगची के दिल में जगह बना ही देगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब वांगची ने उसे डाइवोर्स देने की बात करी। एक्चुअली वांगची पहले से ही विंग का क्रश था, वो उसे एडमायर करता था, पर जब उसे सीधा सीधा वो इंसान मिला है तो उस इंसान को क्यों छोड़े। वो उसे बताना चाहता है कि उसने तरस खाकर उससे ब्याह नहीं करा, वो अलग बात है कि कर ही लिया, हालात ऐसे थे, बट स्टिल उसकी अपनी मर्ज़ी है, किसी में ताकत नहीं है दुनिया में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे कुछ कराने की। विंग बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है, इवन विंग खाना बनाने तक सीखता है, घर की साफ़ सफाई करना सीखता है, जिसे देखने के बाद वांगशी के सर में दर्द होता है, ये सब करना ही क्यों है, उसके अकॉर्डिंग करना ही क्यों है। विंग खाना बनाते वक्त अपना हाथ जला लेता है, कभी अपना हाथ कट करा लेता है। वांगशी बोलता है करना ही क्यों है, जब घर में शेफ़ है, वो देखने के लिए है, क्या वो खाना नहीं बनाते हैं। विंग बोलता है मैं करना चाह रहा था। वांगशी बोलता है पर क्यों। विंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग बोलता है मेरे हस्बैंड हो कि मेरे शेफ़ हो। विंग बोलता है तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। वांगशी बोलता है फालतू में ओखली में सिर दोगे जाके, तो मैं कहाँ से अप्रिशिएट करूँ, मैंने कहा है खाना बनाओ, मुझे ज़रूरत है, मैं हस्बैंड लाया था घर पे, शेफ़ नहीं लाया था। अब विंग मुँह बनाता है, ये अकड़ू इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अब इसके बाद विंग ट्राई करता है कि वह थोड़ी साफ़ सफाई करे। अब इतना साफ़ सफाई नहीं करता जितना सामान तोड़ देता है। जैसे ही वांगशी रूम में एंट्री करता है, देखकर इसके सर में दोबारा दर्द हो जाता है, सर में हाथ मारता है अब ये क्या है। अब वहाँ पे कांच का सामान टूटा हुआ पड़ा था, विंग उस पर बस पैर रखने ही वाला था और वांगशी एकदम से चिल्लाता है विंग, जिसे देख कर विंग एकदम से फ्लिंच हो जाता है और पीछे हट जाता है। और वांगशी आगे बढ़ता है तुम्हें होश भी है, तुम क्या कर रहे थे। अब विंग की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं क्योंकि इस तरह से वांगशी उस पर चिल्लाया था। अब ऐसे देखकर वांगशी को विंग पर तरस आ जाता है, उसके डांटने का मन भी नहीं करता। अब वांगशी से समझाता है रिलैक्स, चुप हो जाओ। विंग बोलता है तुम मुझ पर चिल्लाए। वांगशी बोलता है वहाँ कांच पड़ा था, तुम्हारे पैर में लग सकता था, चोट लग जाती तुम्हें, इसलिए बस मैं डर गया था। इसके बाद विंग के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल हो जाती है कि आखिर वांगशी उसकी कितनी केयर करता है, वो बस इसीलिए उस पर चिल्लाया था। अब वांगशी विंग को हंसे कहते साइड हो जाओ और नौकरों को ये चीज़ें करने दो। विंग बोलता है मैं बस साफ़ सफाई करना चाह रहा था। वांगशी बोलता है पर क्यों। विंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांगशी बोलता है हस्बैंड हूँ, मेरे नौकर नहीं हूँ, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में।
फिंग बोलता है मैं बस कुछ अच्छा करने का ट्राई कर रहा था। वांगशी बोलता है तुम ना करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, तुम्हारा अच्छा करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है, और भाई इतना अच्छा मुझसे नहीं देखा जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे इतनी अच्छाई देखकर, मेहरबानी करो मुझ पर, प्लीज़ ये अच्छाई यहीं ख़त्म कर दो। फिंग बोलता है तो मैं क्या करूं? वांगशी बोलता है अपनी पढ़ाई, जो तुम्हारे बस की नहीं है। फिंग बोलता है बस वो मत कराओ, वो बहुत बोरिंग है। वांगशी बोलता है वही करो जाकर, और पास हो जाना मेहरबानी कर कर, क्योंकि तुम्हारे पढ़ने लिखने के इरादे नहीं हैं, पता नहीं शैतानी दिमाग में क्या क्या चलता है पढ़ाई को छोड़कर। और फिंग मुँह बनाता है उसे छोड़कर बाकी सब करा लो। वांगशी बोलता है उसे छोड़कर जब तुमने बाकी सब करना स्टार्ट करा तो तुमने खुद नतीजा देख लिया कि कैसे क्या हो गया। फिंग बोलता बट मेरी गलती नहीं है। वांगशी बोलता हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, जाके पढ़ाई करो अब। विंग मुंह बनाता है। वांगशी बोलता तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो मैं ही पढ़ाऊँगा। अब वांगशी बोलता है मैं तुम्हारा लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ, अपनी कॉपी किताबें लेकर सब वहाँ पर आओ, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊँगा, तुम्हारा अगले हफ्ते टेस्ट है ना, तुम्हारी तैयारी मैं कराऊँगा। विंग का इस चीज़ पर आकर मुँह बनता है। अब विंग अपनी कॉपी किताबें लेकर आता है, लेकिन उसके कपड़े भी देख लो कैसे होते हैं। शर्ट पहन कर आता है, बटन खुले होते हैं, अंदर कुछ नहीं पहन रखा होता है। शॉर्ट्स पहन कर आ जाता है, उसकी लंबी लंबी टांगें यूँ ही दिख रही होती हैं, जिसे देखने के बाद वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या है? वांगशी बोलता है ये क्या कपड़े हैं? विंग बोलता है गर्मी बहुत हो रही है। वांगशी बोलता है जाओ चेंज करो जाकर। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगशी बोलता है पढ़ना है तो जाकर चेंज करो। विंग बोलता है ठीक है मुझे नहीं पढ़ना, मैं वापस अपनी किताबें ले जा रहा हूँ। वांगशी अपने सर में हाथ मारता है ये कैसे जिद है, पढ़ाना है तो ऐसे पढ़ो वरना वो जा रहा है। वांगशी बोलता है मैंने कहा ना जाके चेंज करो। विंग बोलता है मैं नहीं कर रहा। अब वांगशी के पास कोई चॉइस नहीं होती और उसे विंग को ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। अब विंग को भी ये बात समझ में आ रही थी कि ऐसे वांगशी का ध्यान बार बार उसकी तरफ भटक रहा है, उससे वो पढ़ा नहीं पा रहा होता है। अब वांगशी का सर में दर्द होने लगता है, फिर से क्या करे क्या ही करे। वांगशी अपने सर में हाथ मारता है और फाइनली क्लियर कर विंग को वहाँ से भगा देता है, भाग यहाँ से, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना। और विंग हंसते हुए जाता है क्योंकि उसे पता था उसका प्लान कामयाब हो गया। लेकिन उसके बाद भी वांगजी उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो वांगजी नए तरीके निकाल लेता है उसे पढ़ाने के। विंग मुँह बनाता है। विंग बोलता है एक हफ्ते में जो टेस्ट है मैं उसका कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं उसमें फ़ेल होने वाला हूँ। वांगजी सोचता है ये कैसा इंसान है, ये पहले से पहले ही तय करके बैठा है कि ये फ़ेल होने वाला है। विंग बोलता है लेकिन वांगजी बोलता है पढ़ाई पर ध्यान दो। वांगशी बोलता है हाँ तो एक काम करता हूँ, तुम जो मेरे पीछे पड़े रहते हो ना, खाना खा लो, दवाई ले लो, हर चीज़ फॉलो करो टाइम से, मैं वो चीज़ फॉलो करना बंद कर दूँगा। इतने में विंग चिल्ला पड़ता है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वांगशी बोलता है तुम भी तो मनमानी कर रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद वांगशी की धमकी सुनने के बाद फाइनली अब विंग पढ़ने के लिए तैयार होता है। विंग बोलता है ठीक है मैं पढ़ूँगा, लेकिन तुम अपने साथ केयरलेस नहीं बन सकते। लेकिन एक हफ्ते में जो टेस्ट है मैं उसका नहीं कह सकता कि मैं क्या करूँगा, बट हाँ मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स 2 महीने बाद हैं। 2 महीने में अच्छे से मेहनत करूँगा और उन्हें पास करने का ट्राई करूँगा। अब धीरे धीरे इसी बीच वांगजी पर भी विंग का असर होने लगता है, क्योंकि विंग वांगजी के सामने हमेशा अटपटांग कपड़े पहन कर आता था और हमेशा वांगजी की नज़र विंग पर जाती थी। वांगजी का फील होता था कि धीरे धीरे जिस इंसान को वह कभी बच्चे की नज़र से देखता था अब उसकी नज़रें चेंज होती जाती हैं। जब विंग सोते हुए उसकी बाहों में आ जाता है, जब उसका फेस बिल्कुल उसके फेस के नज़दीक आ जाता है, जब उसकी वार्म ब्रेथ उसके फेस से हिट होती है, जब उसकी पलकें उसकी आँखों के सामने होती हैं, जब वो सोते हुए बेबी फेस के साथ उठता है, जब उसकी बेबी वॉइस आती है, वो सारी की सारी चीज़ें वांगजी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगती हैं। जब विंग उसके सामने शर्ट्स में घूमता है, जब विंग शर्ट को ओपन कर कर घूमता है, जब विंग उसके लिए कुछ करने का ट्राई करता है, जब विंग उस पर किलसता है, जब विंग पार्क बनाता है। खाना खाते हुए वांगशी की नज़र पूरे टाइम विंग के फेस पर थी। ऑयली फूड खाने की वजह से उसके होंठ जो पहले से ही लाल थे वो और ज़्यादा लाल दिख रहे थे और वांगजी से उनकी नज़रें हट नहीं रही थी, जस्ट लाइक वो उन्हें टेस्ट करना चाहता है। वांगजी समझता है कि जो अब उसके दिल में हलचल मच रही है वो गलत है। वो विंग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, इवन विंग उसका हस्बैंड है, बट स्टिल ये चीज़ गलत है। विंग बच्चा है उसके लिए, वो किसी पर्सन के लिए ऐसे डिज़ायर कैसे कर सकता है। जब विंग ओपन शर्ट कर कर सो गया था तो उसकी नज़रें मानो उसके कॉलर बोन से हट ही नहीं रही थी, जस्ट लाइक वो वहाँ पर एक मार्क छोड़ना चाहता है। जब विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था तो उसका दिल तेज़ से धड़कने लगा था। वो एक सिंपल सा टच था, बट स्टिल वांगजी को उसके दिल में बहुत कुछ फील हो रहा था। जब विंग सोते हुए उसकी बाहों में आता है एक अलग ही सुकून मिलता है। विंग जान कर उसके साथ क्लिंजी होता है, ये उसे पता है और इसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। विंग का उसको याद दिलाना कि टाइम से मेडिसिन लो, टाइम से ब्रेकफास्ट करो,
टाइम से अपने प्रॉपर मील लो, उसे अच्छा लगता है। और अगर वो ना ले और विंग का उस पर किलसना और चिल्लाना, उसे वो भी बर्दाश्त होता है, उसे वो भी अच्छा लगता है। बट स्टिल ये सब यहाँ वांगजी को गलत लगता है। वांगजी सोचता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं विंग को फील होने लगती है कि हाँ, वांगजी भी उसे पसंद करने लगा है। इसलिए वो एक स्टेप और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए उस दिन उसने छत को डेकोरेट करा था, कैंडल लाइट डिनर का पूरा प्लान करा था। वह अपनी फीलिंग्स को वांगजी के आगे कन्फेस करना चाहता था, लेकिन सारी चीज़ें बिगड़ गई। उसने जब वांगजी के सामने अपने दिल की बात रखी तो वांगजी उस पर चिल्ला पड़ा। वांगजी किलस गया। उसे उम्मीद नहीं है कि वांगजी के दिल में कोई फीलिंग ना हो। उसके दिल में है, उसने वांगजी की आंखों में देखा है। वांगजी जनरली उसकी केयर करता है। वांगजी उसे समझता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सच में क्या वांगजी उससे प्यार नहीं करता है। विंग का दिल मानो टूट जाता है। इसके बाद अब विंग को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका दिल पूरी तरह से टूट रहा होता है। इधर वांगजी अपने स्टडी रूम में जाकर रो रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है विंग को इस तरह से रिजेक्ट कर कर। उसे खुद को समझ आता है कि उसके दिल में क्या फीलिंग चल रही है, बट स्टिल वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो सोचता है ये चीज़ रॉन्ग है। अब ऐसे 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं, पता नहीं, बट दोनों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद वांगजी के स्टडी रूम के बाहर नॉक होती है। वांगजी से अंदर आने की परमिशन देता है। विंग अंदर आता है और विंग उसके सामने कुछ पेपर रखता है, जिसे देखने के बाद वांगजी हैरान हो जाता है और वह पूछता है ये क्या है। विंग बोलता है एक डाइवोर्स पेपर मैंने मंगाए हैं। ये सुनने के बाद वांगजी शॉक्ड, ये क्या। विंग बोलता है अब ये डाइवोर्स दो वरना सोच लो। वांगजी बोलता है विंग तुम पागल हो चुके हो। विंग बोलता है मैंने कहा डाइवोर्स दो, क्योंकि मुझे कोई 1 साल या 1.5 साल का वेट नहीं करना। अगर रिश्ता ख़त्म करना है तो अभी काम ख़त्म करते हैं। मुझे भी कोई और मिल जाएगा, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगा, बात ख़त्म करते हैं। वांगजी बोलता है विंग तुम पागल हो चुके हो। विंग बोलता है वैसे भी तो कभी देना है ना, आपको तो हमेशा देना रहता है, तो 1 साल बाद दोगे आज दोगे, फ़र्क क्या पड़ता है, तो देकर छुट्टी कीजिए। वांगजी बोलता है विंग पर। विंग बोलता है क्या पर, तब भी तो हमें अलग ही होना है और आपको टेंशन है कि घर वाले क्या कहेंगे, आपकी मदर क्या कहेगी। लाइक डोंट वरी, सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। वांगजी बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। विंग बोलता है तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बहाने हैं, ना ब्लेम आप पर आएगा ना मुझ पर, मुझे पता है कि चीज़ों को कैसे संभालना है। तो मिस्टर लान वांगजी आप मुझे तलाक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। वांगजी बोलता है विंग बोलता है आपके पास 1 घंटे का टाइम है, जो मर्ज़ी सोच लीजिए तलाक देना है कि नहीं देना है। और इसके बाद विंग वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर लिविंग रूम में जियांगचेन बैठा था, जिसकी मदद से उसने वो डाइवोर्स पेपर्स मंगवाए थे। जियांगचेन विंग की हालत देखता है, उसकी आंखें रेड हो रही थी। इसके बाद विंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। जियांगचेन बोलता है तुम अब हंस रहे हो। विंग बोलता है या तो अब देख लेना। विंग बोलता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है अब वांगजी खुद दौड़ा दौड़ा आएगा, मुझे डाइवोर्स नहीं देना, और जहाँ तक मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। जियांगचेन बोलता है और अगर नहीं करा। विंग बोलता है तो मुझे कोई शौक़ नहीं है उस रिश्ते को ज़बरदस्ती 1 साल और खींचने का, फिर बात यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन विंग को उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि वांगजी के दिल में फीलिंग्स तो हैं और वो रोक लेगा। इसके बाद होता भी कुछ ऐसे ही है। 10 मिनट के अंदर वांगजी रूम से बाहर आता है। विंग खड़ा होता है। वांगजी विंग को देखता है और तुरंत ही उसके सामने वो डाइवोर्स पेपर फाड़ता है और विंग को गले लगाता है, और विंग भी उसे गले लगाता है। वांगजी बोलता है मुझे नहीं देना कोई तलाक, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी से जाओ। और वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और टाइटली विंग को गले लगाता है, जस्ट लाइक वो उसे खोने से डर रहा है कि बस कुछ ही पल की दूरी थी कि वो विंग को हमेशा के लिए खो देता। इसके बाद विंग अपने हाथ को वांगजी की कमर पर फहराता है, उसे शांत करता है। जब उसे लगता है कि वांगजी शांत है, वह वांगजी से अलग होता है। वह देखता है क्यों मिस्टर लान वांगजी, आपके तो विचार थे ना मुझे तलाक देने के। वांगजी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं देना, मैं नहीं चाहता तुम जाओ। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सच में सेल्फिश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो हमेशा। इसके बाद वह विंग का हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है। वह बोलता है पर विंग तुम एक बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, मुझे नहीं करते हो। विंग अपनी आईब्रो ऊपर करता है। तुम फिर शुरू हो गए। वांगजी बोलता है तुम सच में एक बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, मुझे नहीं करते हो। इतने में विंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी कमर में एक धरता है। वांगजी बोलता है हे तुम अपने हस्बैंड पर हिट कर रहे हो। विंग बोलता है तुम इसी के लायक हो, बोल रहा हूँ ये सब बोलना बंद करो, फिर भी बोले जा रहे हो। वांगजी बोलता है ओके बस मुझे एक प्रॉमिस करो। ये
जिस दिन तुम्हें कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा, जिस दिन तुम्हें कोई पसंद आ जाएगा, तुम मेरे पास नहीं रुकोगे, तुम खुद का खुद चले जाओगे। ये सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग बोलता है मिस्टर लान वांग जी, एक टांग में तो आपकी पहले ही दिक्कत हो रही है, अगर फिर से बोलना बंद नहीं करा ना और ये फालतू की चीज़ें बोली ना तो दूसरी टांग में मैं दिक्कत कर दूंगा। उसके बाद ऐसा ना हो कि आपको व्हील चेयर के नीचे पड़ जाए। लेकिन ये सुनकर भी वांगशी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वांगशी बोलता है ओके ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसके बाद इससे पहले वांगशी आगे और कुछ बोल पाता, विंग उसे किस कर लेता है, जिसे देखने के बाद वांगशी की आंखें बड़ी और बॉडी वहीं पे वहीं की फ्रीज हो जाती। ये क्या हो गया। और विंग जब तक अलग होता है तब भी वांग जी शॉक्ड में रहता है, ये क्या कर डाला। इतने में ही यहाँ पर जियांग चैंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। जियांग चैंग बोलता है बेशरम इंसान, मैं यहाँ हूँ ये तो शर्म कर ले, तेरा भाई यहाँ है। वांगशी विंग बोलता है इसमें शर्म क्या करनी, अपने ही पति को किस करा है, जाकर किसी को भी नहीं काट डाला। जियांग चैंग बोलता है मतलब तुम्हें मैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। विंग बोलता है ओ जियांग चैंग तुम साफ साफ बोलो ना, तुम जेलस हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा हस्बैंड नहीं है। जियांग चैंग सर में हाथ मारता है, विंग को कुछ भी बोल लो, करता वो अपनी है, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।